और वेलकम टू विशाल मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को अब स्टार्ट कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। फिर इसका हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। सभी चैप्टर का हम लोग बारी बारी क्वेश्चन जो भी होगा वीवीआई उस सभी को क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो वास्तविक संख्या से आपके बोर्ड परीक्षा में 2 से 6 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और 6 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डिपेंड करता है बोर्ड के पैटर्न पे, 2-4 नंबर ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 से 10 क्वेश्चन कराया जाएगा आपको। ये जो क्वेश्चन है ये या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया हुआ और पूछेगा भी, इसी टाइप से प्रश्न पूछा भी जाता है और इसी टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो आप इसका एक नोट्स बना लें और उसी नोट्स का आप रिविज़न करते रहें। साथ ही साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीद लें ब्रिलियंट पब्लिकेशन का, और उसमें जो भी प्रीवियस में पूछा गया होगा प्रश्न, इसी टाइप का सभी प्रश्न होगा, तो आप उसे भी सॉल्व करें इसी प्रोसेस के आधार पे और उसका भी अभ्यास करते रहें। साथ साथ इसका भी आप अभ्यास करते रहें और इसका एक नोट्स बना लें ताकि आगे आप चलकर इसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, इस वास्तविक संख्या से 2 से 6 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। जो भी क्वेश्चन का प्रकार होगा सभी पैटर्न को हमने कवर करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में वास्तविक संख्या से नहीं रहेगा। तो सभी चैप्टर का हम लोग बारी बारी सरल करेंगे। पहले वास्तविक संख्या से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बहुपद करेंगे, फिर जो भी चैप्टर हो सबको हम लोग बारी बारी कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें टोटल हम लोग 8-10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे ये कहा जा रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 570 और 1425 का मौसो ज्ञात करें। इस प्रकार का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए इसे सरल करते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन से हमें 570 और 1452 का मौसा ज्ञात करना है। तो देखिए, एक नंबर में सबसे पहले जो आपसे 1452 और 570 का मौसा पूछ रहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ जो बड़ा संख्या हो उसे ए स्मॉल ए लिख लीजिएगा और जो छोटा संख्या हो उसे बी लिख लीजिएगा, अर्थात ये भाज्य हो गया, ये आपका भाजक हो गया। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर कॉमा आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी, मतलब आर का जो मान होगा शेषफल का मान ये 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होगा। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के कॉन्सेप्ट पे हमें इसे सरल करना है। तो ए के जगह पे हो गया आपका 1452 इक्वल टू 570, बी के जगह पे 570 हो गया। 570 से हम लोग 1452 में भाग देंगे, तो ये जो भाग देंगे तो ये 2 बार में लगेगा। 2 बार लगने के बावजूद भी शेषफल आपका आ जाएगा 252। आप ये ट्राई कीजिएगा रफ में इस टाइप से 570 भागा 1425 कीजिएगा, ये 2 बार लगेगा, घटकर आ जाएगा आपका 285। ये आपका प्रथम चरण हुआ। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें सरल करना है, तब तक तोड़ेंगे इसे जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। फिर ये प्रथम चरण हो गया। ठीक है, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फिर से अब इस भाजक में इस शेषफल से हम लोग भाग देंगे। फिर अब ए के जगह पे आपका 570 आ जाएगा और बी के जगह पे 285 आ जाएगा। ठीक है, तो 570 में फिर 285 से भाग देंगे, वही प्रोसेस। तो ये जो भाग दीजिएगा तो ये 2 बार में पूर्णतः भाग ही लग जाएगा इसी टाइप से, तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो ये आपका द्वितीय चरण हो गया। ब्रैकेट में इस टाइप से द्वितीय चरण, प्रथम चरण, तृतीय चरण, जिस भी चरण में जाए उस चरण में लिखते रहिएगा आप। तो देखा जा रहा है तो 2 ही चरण में ये 1425 में 570 से भाग दे रहे हैं तो 0 आ जा रहा है। 2 ही चरण में ये पूर्णतः कंप्लीट हो जा रहा है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि क्रिया का अंत हुआ तथा शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो यहाँ पे जो रहेगा जिस चरण में शेषफल शून्य आया उस चरण में देखेंगे भाजक कितना है, भाजक कितना है, वही भाजक आपका मौसा बन जाएगा। तो चूंकि क्रिया का अंत हुआ तथा शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, अतः अभीष्ट मौसा किसका किसका, तो 1425 और 570 का, तो ये आ गया 285।
सेम इसी टाइप से आपका 2 नंबर प्रश्न है, या तो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर सवाल पूछेगा या फिर 2 नंबर पूछेगा, या नहीं तो इसी पैटर्न का कोई थर्ड सवाल पूछेगा। तो ये सवाल रहे तो ठीक है, नहीं तो इस टाइप का प्रश्न रहेगा। इसी प्रकार से आप सरल कीजिएगा। तो जैसे 1 नंबर सोल्व किया उसी प्रकार आप 2 नंबर सोल्व कर लीजिएगा। यही प्रश्न है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 963 और 657 का मसा ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस है, सवाल को सरल कीजिएगा, हो जाए तो ठीक, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, आपको सोल्व कर दिया जाएगा। टेलीग्राम सर्च कीजिएगा विशाल मैथ क्लासेज, ठीक है। इसमें आप शेयर कीजिएगा, जो भी डाउट हो जल्द से जल्द सोल्व करा दिया जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2 संख्याओं का। एक तो ये पैटर्न हो गया आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा ज्ञात करें। एक तो ये प्रश्न इस टाइप का पूछा जाता है, या नहीं तो सेकेंड टाइप का जो पैटर्न है ये रहेगा कि 2 संख्याओं का मौसा दिया हो या 2 संख्याओं का लसा दिया हो, उनका गुणनफल दिया हो तो मौसा दिया होगा तो लसा पूछेगा, अगर लसा दिया हो तो मौसा पूछेगा। या नहीं तो इस टाइप का ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 संख्याओं का मौसा इतना है, लसा इतना है, उनमें से पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, या दूसरी संख्या इतना है तो पहली संख्या ज्ञात करें। इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर में। तो हम लोग थर्ड नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का मसा 18 है, उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लसा ज्ञात करें। मतलब 2 संख्याओं का मसा दिया हुआ है और उनका गुणनफल भी दिया हुआ है, तो लसा ज्ञात करना है। तो सरल कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ संख्याओं का गुणनफल, मतलब 2 संख्या ए और बी, तो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू 12,960 तथा संख्याओं का मसा इक्वल टू 18। इसीलिए लसा इक्वल टू ए गुने बी, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल बटा मसा, ये सूत्र होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है 12,960, अब बट्टा इसका जो मौसा दिया हुआ है वो है आपका 18 से इसको भाग दीजिएगा तो ये 720 बार कट जाएगा। तो इसीलिए देखा जाए, इसीलिए यहाँ तक अभिष्ट लसा किसका जो अभिष्ट लसा है 2 संख्या का वो आ गया 720। फिर इसी प्रकार का आपका 4th नंबर सवाल है कि 2 संख्याओं का मसा 13 है, लसा 182 है, यदि उनमें से एक संख्या, मतलब 2 संख्याओं का मसा और लसा जो दिया हुआ है उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सेम इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। लिखेंगे यहाँ 2 संख्याओं का मसा ए और बी। अब हमें पता नहीं कि 2 संख्या कौन है, तो ए और बी करके मान लेंगे। तो 2 संख्याओं का मसा ब्रैकेट में कर लीजिएगा ए और कॉमा बी इक्वल टू 13। फिर तथा जो लसा दिया हुआ है ये आपका 182 दिया हुआ है। फिर पहली संख्या हमें ए का वैल्यू दिया हुआ है, सपोज डेट पहली संख्या ए हो गया, दूसरी संख्या बी हो गया। तो पहली संख्या ए का वैल्यू आपको 26 दिया हुआ है, दूसरी संख्या बी का वैल्यू नहीं पता है तो कर दिए वाट। अब यही दूसरी संख्या का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सूत्र से हम लोग जानते हैं संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है मौसा गुने लसा। अब मौसा पता है, लसा पता है, इस 2 संख्याओं का गुणनफल में एक संख्या पता है और दूसरी संख्या हमें पता नहीं है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल अर्थात ए गुने बी इक्वल टू मौसा के जगह पे मौसा का वैल्यू और लसा के जगह पे लसा का वैल्यू। पहली संख्या का वैल्यू आपको 26 पता है तो ए की जगह पे हो गया 26, बी का वैल्यू में फाइंड करना है। तो ये जो 26 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो b इक्वल टू हो गया 26 गुने 182 बटा 13 गुने 182 बटा 26। अब इसे सरल कर लीजिए, 13 से 26 को काट देंगे 2 बार, 2 से 182 कट जाएगा 91 बार। तो दूसरी संख्या आ गया आपका 91। तो लिखेंगे क्या, अतः दूसरी संख्या ब्रैकेट में कर लेंगे b इक्वल टू 91। फिर आगे हम लोग 5 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए एक तो ये पैटर्न था यूक्लिड विभाजन से, और एक 2 संख्याओं का मौसा लसा दिया हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या के आधार पे ये सेकेंड पैटर्न हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन होगा इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है। ये भी मौसा लसा ही ज्ञात करना है, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 15, 12 और 21 का मौसा तथा लसा ज्ञात करें। मतलब अब इससे पहले भी हमें मौसा लसा ज्ञात करना था, लेकिन वो किसी और विधि से ज्ञात करना था। इस बार हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। किसका 15, 12, 21 का। तो सबसे पहले हम लोग 15, 12, 21 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। लिखेंगे यहाँ 15 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुने 5, 5 दिया 15। 12 का तोड़ेंगे तो 3 गुने 2 गुने 2,
तो 3 का पावर 1 हो गया और 2 का पावर दो बार है तो 2 का पावर 2 हो गया, तथा 21 का 3 सते 21, मतलब 3 का पावर भी 1 और 7 का पावर भी 1। अब हमें अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद इसका मौसा और लसा निकालना है। तो अतः अभिष्ट मौसा किसका किसका 15, 12, 21 का, तो इसमें जो भी कॉमन हो 15, 12, 21 के गुणनखंड में जो भी कॉमन हो वो सभी मौसा के जगह पे नोट कर दीजिएगा गुणा देकर। तो देखा जाए तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, केवल 3 ही है कॉमन। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, मतलब तीनों के गुणनखंड में 3 कॉमन है। तो अतः अभिष्ट मौसा इतना का इक्वल टू 3। मान लेते हैं साथ में सब में 2 भी रहता है, इसमें भी 2 रहता है, इसमें भी 2 रहता है सपोज डेट, तो यहाँ पे 3 गुने 2 भी लिखते हैं, बट ऐसा है नहीं। तो ये समझाने के लिए हम आपसे चर्चा कर रहे थे। फिर ये तो मौसा इसका 3 हो गया। फिर तथा लसा 15, 12, 21 का, तो जो कॉमन था उसको तो नोट कर ही देंगे, जो कॉमन था उसको तो नोट कर ही लेंगे, साथ साथ जो न कॉमन हो उसको भी नोट कर दीजिए। तो 3 तो नोट हो चुका हुआ है जो कॉमन था। इसमें देखिए 3 के अलावा क्या बच गया 5, तो गुना हो गया 5। इसके गुणनखंड में 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2। इसके गुणनखंड में 7, तो हो गया 7। मतलब जो कॉमन था उसको नोट करने के बाद जो शेष बच गया उस सभी को गुना में कवर कर देंगे। तो 3 का हो गया 3, 2 का पावर 4 गुने 7 गुने 5, इस सभी को गुना कीजिए तो ये आएगा 420। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 15, 12, 21 का मौसा हो गया 3, लसा हो गया 420। तो ये आपका प्रश्न 2 नंबर में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कि फलाने विधि से मौसा और लसा ज्ञात करें। तो टोटल देख इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। फिर आगे एक ये भी पैटर्न आपसे पूछा जाएगा, प्रत्येक साल लगभग पूछा ही जाता है कि सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि इतना एक अपरिमेय संख्या है, 5 माइनस √3। इस दोनों में से कोई एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देखिए √7 का या तो पैटर्न पूछेगा, अब √7 की जगह पे √5 भी दे सकता है, √3 भी दे सकता है, ठीक है, या नहीं तो इस टाइप का प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में। दोनों को हम लोग बारी बारी कवर करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको लिख लीजिएगा। अब किसी का भी पूछे, √7 का पूछे, 1/2 का पूछे, 1/√2 का पूछे, 5 माइनस √3 का पूछे, कोई भी सवाल पूछे तो इतना बात आप लिख ही दीजिएगा। क्या है ये लिखा हुआ सुनिए। √7 के लिए हम लोग देख रहे हैं 6 नंबर प्रश्न को। यदि संभव हो तो माना कि √7 एक परिमेय संख्या p/q है। मतलब संभव हो तो मान रहे हैं √7 एक परिमेय संख्या p/q है, जहाँ p और q, ये जो p और q है ये एक कोई पूर्णांक संख्या हो और q का जो मान हो ये 0 के बराबर, q नॉट इक्वल टू 0 हो। फिर p एवं q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। मतलब p और q का जो HCF निकाले तो उसका HCF 1 हो, 1 के अलावा कुछ और न हो। तो इतना आप बात को लिख दीजिएगा। उसके बाद अभी क्या लिखे इसका क्या अर्थ हुआ है कि हम लोग ये मान लिए कि √7 एक परिमेय संख्या p/q है, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है, q का मान 0 के बराबर न हो और p और q का HCF 1 के अतिरिक्त न हो। यही बात हम लोग लिखे हैं। तो √7 को परिमेय संख्या p/q माने हैं तो लिख सकते हैं, इसीलिए √7 इक्वल टू p/q। अभी ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, अभी ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। तो इस टाइप का प्रश्न जब भी आए तो इसको इसी पैटर्न से सरल कीजिएगा। पहले दोनों तरफ वर्क कीजिएगा ताकि रूट हट जाए। तो दोनों तरफ वर्क करने पर तो वर्क करेंगे तो √7 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। √7 का स्क्वायर हो गया 7 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। ये q स्क्वायर में ना 2 ठो q है, q गुने q, तो 2 q है तो एक q को यहाँ भाग में, इधर आ गया तो गुना में, तो 7q इक्वल टू p स्क्वायर बटा q कर दिए। इसको समीकरण 1 मान लिया। इसमें करना कुछ नहीं रहता है, फॉर्मेलिटी निभाना रहता है, ठीक है, वही फॉर्मेलिटी निभा रहे। वो तो हम लोग जान ही रहे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे समीकरण मान लेंगे 1, लिखेंगे क्या, अब समीकरण 1 में LHS, ये आपका LHS हुआ, LHS एक पूर्णांक संख्या है और RHS ये आपका RHS संख्या हो गया, RHS एक भिन्न संख्या है। देखा जाए तो ये जो संख्या है ना ये बट्टा के रूप में नहीं है और ये जो संख्या है ना ये बट्टा के रूप में है, तो इसे हम लोग बोलेंगे पूर्णांक, इसे बोलेंगे भिन्न। तो पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर नहीं हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये जो हम सरल किए हैं और जो माने हैं वो गलत साबित हो गया, बस इतना ही करना रहता है। तो अब समीकरण 1 में LHS एक पूर्णांक संख्या और RHS भिन्न संख्या, इसीलिए LHS बराबर RHS जो आया है, जो संभव नहीं है, अब संभव नहीं है तो इसीलिए मेरा मानना
जो मान्य थे कि √7 एक परिमेय संख्या है, ये जो गलत साबित हो गया। अब गलत हो गया तो अतः √7 एक अपरिमेय संख्या हो गया, यही सिद्ध हो गया। फिर उसी प्रकार 7 नंबर का जो सवाल था, 7 नंबर में कह रहा था सिद्ध करेगी 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसी प्रोसेस से इसे भी सरल करेंगे। ये जो बात होगा 7 नंबर में, ये जो बात है ये आप 7 नंबर में ही लिख लीजिएगा, यहाँ पे अपना इस बात को लिख लीजिएगा। लिखने के बाद वही बात लिखिएगा, इसीलिए 5 माइनस √3 इक्वल टू p/q। अब फिर यहाँ पे सरल करेंगे तो ये जो प्लस का 5 है इधर आएगा तो माइनस का 5 हो गया, तो बात क्या बच गया, माइनस √3 इक्वल टू p/q माइनस 5/1 कर दिए। फिर माइनस √3 इक्वल टू q और 1 का लसा हो गया q से q में भाग दिए एक बार तो p एक हो गया p, फिर माइनस का माइनस 1 से q में भाग दिए q बार, q में 5 से गुना किया तो 5q। ये इधर माइनस है तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया ताकि माइनस से माइनस कट जाए। तो यहाँ पे जो p प्लस था माइनस कॉमन निकालने के बाद माइनस कॉमन निकालें तो माइनस कॉमन निकालने के बाद ये माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। तो प्लस वाले को पहले लिख लिए तो 5q माइनस q, 5q माइनस p कर लिए और ये माइनस से ये माइनस आपका कट गया तो क्या बच गया, √3 इक्वल टू 5q माइनस p/q। यही बात को लिखेंगे, √3 इक्वल टू 5q माइनस p/q। अब फिर इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखा जाए तो समीकरण 1 में ये आपका LHS हुआ, ये आपका RHS हुआ। तो LHS एक अपरिमेय संख्या हुआ और RHS ये आपका परिमेय संख्या हुआ। तो क्या अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इस शर्त के आधार पे फिर वही बात लिखेंगे क्या जो 6 नंबर में हम लोग लिखे थे। अब समीकरण 1 में LHS एक अपरिमेय संख्या है तथा RHS एक परिमेय संख्या है। बस इतना ही बात लिख देंगे, फिर वही रामायण ये भी उतार देंगे इसमें भी, ठीक है। इसीलिए LHS बराबर RHS जो संभव नहीं है, इसीलिए मेरा मानना है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है जो गलत है, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या हो। इसी टाइप से उसमें भी हम लोग लिख देंगे, केवल एक फॉर्मेलिटी निभाना रहता है। चलिए अब आगे जो प्रश्न है ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, जैसे 9 और 10 नंबर, ठीक है, सॉरी 8 और 9 नंबर। ये प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। 2 नंबर में दोनों को सरल करते हैं, देखते क्या कर रहा है। लिखा हुआ है क्या, 2.47 के ऊपर रैंकिंग है। ये आप 9th में पढ़े हुईएगा, 9th के रियल नंबर में पढ़े हुईएगा। 2.47 को p/q के रूप में व्यक्त करें। सिंपल सी इतना बात है कि ये जो संख्या है ना इसको परिमेय के रूप में आपको बदलना है, ठीक है। तो इसे सरल कैसे करते हैं, सब्जेक्टिव के रूप में। सबसे पहले तो इसे मानेंगे कि माना कि 2.47 के ऊपर रैंकिंग एक परिमेय संख्या x है। मान लिए कि ये जो परिमेय संख्या है इतना को x मान लिया। अब x माने तो लिख सकते हैं इसीलिए x इक्वल टू 2.47। अब इसके ऊपर रैंकिंग लगा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या अनंत बार रिपीट होगा, इसी फॉर्मेट में रिपीट होगा। तो x इक्वल टू 2.47 के ऊपर रैंकिंग है तो 474747 जितना बार मर्जी हो लिखेंगे, कम से कम 3 बार इसको रिपीट कर देंगे। समीकरण 1 मान लिया। अब देखा जाए तो कई अंक है दशमलव के बाद, तो 2 अंक है। अब दोनों पर रैंकिंग है तो अब समीकरण 1 में 2 अंक है, इसीलिए 100 से। 1 अंक होता तो 10 से, 3 अंक होता तो 1000 से। तो अब समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करेंगे मतलब दोनों और गुना होगा, LHS में भी और RHS में भी। तो 100 गुने x इक्वल टू 2.474747 डॉट 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 गुने 100। तो 100 गुने x हो गया 100x इक्वल टू, अब 100 से गुना करेंगे 0.2 अंक बाद इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 247.47474747, इसमें तो अनंत 47 है, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, मतलब संगत पक्ष घटेगा, LHS में से LHS घटेगा और RHS में से RHS घटेगा। तो 100x माइनस x, वही बात यहाँ लिखे, इक्वल टू 247.474747 डॉट 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 माइनस 2.474747 डॉट डॉट डॉट। तो 100x में से x जाएगा तो 99x इक्वल टू दशमलव के बाद इधर भी 474747 इन्फिनाइट तक, यहाँ भी दशमलव के बाद 474747 अनंत तक। तो दशमलव के बाद जो इधर है वही इधर है, घट कर आ गया 0.000,
0 0 अनंत तक। तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है। अब 247 में से 2 जाएगा तो हो गया 245। ठीक है, 245 मतलब 99 x इक्वल टू आ गया 245। तो इधर जो 99 गुना में है इधर आएगा तो भाग में। तो x इक्वल टू 245 बटा 99, यही आपका आंसर हो गया। अगर कटने वाला है तो काट लीजिए, नहीं इतना भी छोड़ सकते हैं। ये आपका PYQ के रूप में हो गया। इसी प्रकार 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 0.6 के ऊपर रैंकिंग को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में ही व्यक्त करना है। फिर वही प्रोसेस, यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही संख्या है और उस पर भी रैंकिंग है। फिर उसी प्रकार बनाएंगे। माना कि 0.6 के ऊपर रैंकिंग एक परिमेय संख्या x है, इसीलिए x इक्वल टू 0.6 के ऊपर रैंकिंग। तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.666, कम से कम 3 बार लिखेंगे, डॉट डॉट समीकरण। दशमलव के बाद एक ही अंक था, उस पर भी रैंकिंग। तो 1 अंक हो तो 10 से, 2 अंक हो तो 100 से। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे तो हो गया 10 गुने x इक्वल टू 0.666 डॉट 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 गुने 10। तो 10 गुने x हो गया 10x। 10 से गुणा करेंगे, ये दशमलव उठकर यहाँ चले आएगा। तो 0.6, तो फिर 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो 6.666 डॉट डॉट समीकरण 2। फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे, वही प्रोसेस। तो 10x में से x जाएगा तो 9x, और 6.666 में से 0.66 घटाएंगे। दशमलव के बाद इधर भी 6 अनंत तक, दशमलव के बाद इधर भी 6 अनंत तक। तो ये घट कर आ गया 0, और 6 में से 0 गया तो 6। तो 9 गुना में इधर आया तो भाग में। तो 6/9, 3 से काटे 2 बार, 3 से काटे 3 बार, तो ये आ गया 2/3। तो लिखेंगे अतः 0.6 के ऊपर रैंकिंग इक्वल टू 2/3। ये इसका सरल रूप हो गया। कभी कभी सवाल इस टाइप का भी पूछा जाता है, शांत अशांत से। 10 नंबर है, एक पैटर्न ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ है और इस टाइप का भी पूछा जाता है। तो बिना भाग दिए बताइए कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। ये भी एक पैटर्न पूछा जाता है। ये तो ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी देखने को मिल जाता है। 2/25 का बताना है कि ये जो संख्या है ये शांत है या अशांत। हो सकता है आपके एग्जाम में 2/27 कर दे, 343/32 कर दे, कुछ भी कर सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा बनाने का। तो सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ 2/25 इक्वल टू, अब 25 का जो नीचे वाला संख्या होना उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 2/25 इक्वल टू 2/25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 5। फिर इसे सजा कर लिखेंगे 2 का पावर 0 गुने 5 का, 2 बार है तो 5 का पावर 2। और फिर लिखेंगे क्या, जो PY 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है। मतलब अगर शांत होने का सिंपल सा ये पहचान है कि शांत होगा यदि उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो तो संख्या शांत होगा अथवा अशांत, या केवल 2 हो या केवल 5 हो। मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो, केवल 5 हो या दोनों हो तो संख्या शांत होगा अथवा अशांत होगा। तो वही बात इसको तोड़ने के बाद लिखेंगे जो PY Q के जगह पर हो रहा है, PY Q होता है तो Q के जगह पे लिखें 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में है। जब इतना के रूप में है तो ये शांत होगा, अगर ना होता तो लिखते हैं जो इतना के रूप में नहीं है अतः इतना का दशमलव प्रसार अशांत है। फिलहाल है तो लिख दिए शांत है। तो ये आपका रियल नंबर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग बहुपद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसी पैटर्न पे हम लोग सभी चैप्टर का बारी बारी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे, साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करते रहेंगे।